सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एफ आर बी 2.0 जिसमें कि आज हम लोग बायोलॉजी का अगला टॉपिक करेंगे एंड दैट इज़ न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले एज यू नो स्पॉटिफाई पे बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोग ठीक है, तो स्पॉटिफाई पे भी अब पता है आपको आ चुके हैं और देख रहे हैं आते ही कहाँ पे रैंक कर रहे हैं। नहीं देख रहे हो तुम कहाँ पे रैंक कर रहे हैं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर द रैंकिंग्स रेटिंग्स। और भाई देख लो, अगर जिसको पढ़ने वढ़ने का मन हो तो स्पॉटिफाई में गाने मत सुनो, स्पॉटिफाई पे नॉलेज लो अभी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब होता है जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रो का मतलब जो कम मात्रा में भी चलेगा। मैक्रो कितना ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो रफली हमें चाहिए होते हैं ग्राम्स में। ठीक है, माइक्रो माइक्रोग्राम्स में चाहिए होते हैं हमें। ठीक है, बस ये अंतर होता है। अब सबसे पहले हम एनिमल्स या इन जनरल अगर हम मतलब स्पेसिफिक होकर अगर बात करेंगे तो ह्यूमंस की हम बात करेंगे कि कौन कौन से मैक्रोज होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को, और कौन कौन से माइक्रोज होते हैं। जो लोग जिम जाते हैं उनको तो पता ही होगा ना, मैक्रो माइक्रो दिन भर करते रहते हैं, है ना। कार्ब इतना ले लिया, इतना प्रोटीन ले लिया, क्यों? तो कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, तीन होते हैं आपके मैक्रो। और माइक्रो में आते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स। ख़त्म बात। तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। और माइक्रो होते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स। सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या फिर शुगर होते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। सिंपल में आते हैं हमारे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है, जो कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से बना होता है ये कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ फ्रूट शुगर। ठीक है, ये फ्रूट शुगर होती है। ठीक है, जो फलों में देखने को मिलती है शर्करा। कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो यहाँ पर डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड आएंगे। डाइसैकेराइड का मतलब है दो मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से बना हुआ है। ठीक है, उसको डाइसैकेराइड बोलेंगे। और पॉली का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर से मिलकर बना हुआ है। अभी यहाँ पे मॉलिक्यूल की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे यू आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से बना हुआ है, यानी कि अगर इसको हम डिज़ोल्व करेंगे पानी में तो एक मॉलिक्यूल मिलेगा शुगर का, इसको डिज़ोल्व करेंगे दो मिलेगा। अब पॉली में मल्टीपल मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे डाई में आपका सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोज। तो आपको पता होना चाहिए कि जो माल्टोस होती है इट इज़ दी ग्रेन शुगर। ठीक है, जो ग्रेन्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है शुगर। और लैक्टोज की अगर बात करेंगे तो ये मिल्क शुगर होती है, यानी कि जो दूध में देखने को मिलती है। ठीक है, लैक्टोज क्लियर। लैक्टोज इंटॉलरेंट काफ़ी लोग होते हैं ना, उनको ये पचती नहीं है, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन से वो मतलब एकदम पास हो जाती है बिना पचे हुए। खैर, बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है इसलिए ये देखने के लिए कि भाई किसी चीज़ में शुगर है यानी कार्ब है या नहीं है। इस ध्यान रखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके 1 ग्राम से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स गिव्स अस 4 कैलोरीज। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट क्लियर हो गया। सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल आपका मोनोसाइड, सिंपल में इसको भी रखना है। ठीक है, डाइसैकेराइड को सिंपल लिखना, और सिंपल में मोनो और डाई को दोनों रखना। कॉम्प्लेक्स में आपका पॉलीसैकेराइड आ जाएगा। ओके, अब आते हैं किस पे? फैट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो फैट ये हाई एनर्जी स्टोरेज होते हैं, यानी कि ज़्यादा एनर्जी देते हैं। कितनी एनर्जी देते हैं? तो 1 ग्राम जो फैट होता है लगभग 9 कैलोरीज हमें देता है। स्टोरेज इनका एडिपोज टिश्यू में होता है। हमने जब टिश्यू टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ भी देखा था कि एडिपोज टिश्यू आर दी फैट स्टोरिंग टिश्यू, जो कहाँ पर होते हैं? बीनीथ द स्किन होते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, और ये हमारा बहुत ज़्यादा जो ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह है वो बढ़ाते हैं, जैसे एनिमल फैट, मीट, पॉर्क, जो पिग का मीट होता है। अनसैचुरेटेड अगर बात करेंगे तो ईजी टू डाइजेस्ट होते हैं, ईजिली नहीं, ईजी। ठीक है, तो ईजी टू डाइजेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल और प्लांट फैट। ठीक है, ट्रांस फैट सबसे बेकार फॉर्म ऑफ फैट होता है। तभी ये बोला जाता है, एडवाइस किया जाता है कि जो आपने एक बार कुकिंग ऑयल यूज़ कर लिया उसको बार रीकुक मत करो, बार बार कुक मत करो। क्यों? क्योंकि वो फैट धीरे धीरे आपका ट्रांस फैट में कन्वर्ट होने लगता है। तो जो फैट आपको चिप्स में या फिर जो मल्टीपल फ्राइड थिंग्स होती हैं जो बार बार फ्राई करी जाती हैं उनमें देखने को मिलता है, इट इज़ द वर्स्ट फॉर्म, मतलब बहुत गंदा होता है। इसी से मतलब ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह या जो हमारे आर्टरीज वगैरह होती हैं वो ब्लॉक होती हैं। बाइल जूस इमल्सीफाई फैट। ठीक है, जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। वो तो हम पहले ही डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। और जो लाइपेस होता है वो क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में ब्रेक करता है। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। रिलीज कौन करता है? लिवर रिलीज करता है उसको, है ना।
क्लियर है। और लाइपेज कहाँ से आता है? ये पैनक्रियाटिक जूस से आता है। अब आते हैं प्रोटीन्स पे, जिनको कि बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स से बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें क्या कर रहे हैं? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बट प्रोटीन्स की अगर बात करेंगे, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे नट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे नट्स वगैरह होते हैं जैसे आलमंड, वॉलनट, इनमें गुड फॉर्म ऑफ फैट होता है, ठीक है। साथ ही जो आलमंड और हमारे ये वॉलनट वगैरह होते हैं, उनमें ओमेगा 3 भी होता है। ओमेगा 3 एंड गुड फॉर्म ऑफ फैट होता है। आजकल ये हार्ट अटैक की वजह से काफ़ी मतलब लोग ये भी बोलते हैं, मैंने देखा है कि नट्स नहीं खाने चाहिए, काजू खा लोगे तो ये हो जाएगा, बादाम खा लोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, अखरोट खा लोगे तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप लिमिटेड अमाउंट में खाते हो तो ये बहुत अच्छे होते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। ऐसा इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेन तो होती है ट्रांस फैट से, ठीक है। ट्रांस फैट से मेन प्रॉब्लम होती है, जो बार बार और इससे भी थोड़ा बहुत होती है, ओके। चलो अभी आते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स से। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होते हैं ये, यानी कि ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तभी जो लोग वर्कआउट वगैरह करते हैं उनके लिए काफ़ी रिकमेंड किया जाता है। जैसे प्रोटीन का जो रिकमेंडेशन होता है वो ये होता है, आपका बॉडी वेट के तले इतना होता है। मतलब अगर आपका बॉडी वेट है 70 किलो मान लो, तो 70 किलो प्रोटीन आपको 70 किलो नहीं, 70 ग्राम प्रोटीन लेना होता है आपको, ठीक है। जितना आपका बॉडी वेट है उससे के मतलब उसी के 1:1 रेशो में, बट ग्राम्स में हो जाएगा वो, ठीक है। उतने ग्राम आपको लेना चाहिए। लेकिन जो लोग जिम जाते हैं उनको 1.5 to 2x तक रिकमेंड किया जाता है। जैसे कि अगर आप 70 kg के हैं तो लगभग 100 से लेकर 140 ग्राम तक आपको प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हो तो, ओके। और फिर वीडियो बनाना है कि किस तरह से मैं अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए 2 अंडे, इसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा ओट्स, इसके लिए थोड़ी सी मुझे चाहिए पीनट बटर, क्यों। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो वाइट पार्ट होता है एग का, उसमें प्रोटीन होता है। एंड ये हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन जो एग होता है, ठीक है, वैसे फोड़ेंगे तो वो वाइटिश जो पार्ट निकलता है वो सॉलिड हो जाता है, उसको बोलते हैं डी नेचुरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो योक होता है, ठीक है, जो पीला वाला भाग होता है उसमें फैट और विटामिन वगैरह होता है, ठीक है। वाइट पार्ट में प्रोटीन और येलो पार्ट में फैट, विटामिन वगैरह, और इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसको लेके भी मिसकंसेप्शन रहता है कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए क्योंकि इसमें पता है आपको विटामिन डी भी होता है। यस, विटामिन डी भी होता है इसमें। फिर अगर बात करेंगे सोयाबीन, तो सोयाबीन में भी आपका अच्छा खासा प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। और ये काफ़ी मतलब जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा उसका सोर्स है। अब इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, वो पता होगा जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, ठीक है। खैर मैं वो मिसकंसेप्शन तो डिस्कस नहीं करूँगा। खैर अभी आते हैं इसमें फाउंड इन और कोलेजन। तो फाउंड इन कहाँ कहाँ पे? तो राइस में ये ग्लूटेलिन और एल्बुमिन ये प्रोटीन देखने को मिलता है। मिल्क में कैसीन होता है। हेयर्स और नेल्स में हमारे केराटिन प्रोटीन होता है। अरे, और जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होता है, उसमें ग्लूटेन। तभी काफ़ी लोगों को पचता नहीं, क्योंकि ग्लूटेन इंटेस्टाइन में जाके कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो काफ़ी आजकल ग्लूटेन फ्री भी चीज़ें चलती हैं। कोलेजन की अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी में, ठीक है। और हो सकता है लड़कियां जानती हैं इसके बारे में, क्योंकि वैसे तो लड़के भी जानते ही होंगे, ठीक है, कि मतलब इससे स्किन वगैरह अच्छी होती है, इसको कंज्यूम करने से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्किन अच्छी होती है, बोन अच्छी होती है, लेकिन अगेन कोलेजन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। खैर, तो ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ना। और इसमें इस तरह से, एक सेकेंड, और इसमें ऐसे लैडर होती हैं। लैडर क्या होती हैं जरा बताओ? वो होते हैं हमारे बेस पेयर्स, ATGC, याद है? एडेनाइन थाइमाइन के साथ पेयर करेगा, गुआमाइन साइटोसाइन के साथ पेयर करेगा। और ये डीएनए का होता है। आरएनए में क्या होता है? थाइमाइन की जगह यूरेसिल आ जाता है ना, ये हमने पढ़ा था। उसी तरह इसका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डिस्कवरी करी थी डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की। और कोलेजन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी डिस्कवरी GN रामचंद्रन जी ने करी थी, ठीक है, जो इंडियन साइंटिस्ट थे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आते हैं किस पे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। माइक्रो में सबसे पहले आएंगे वाइटामिन, देन उसके बाद मिनरल्स। तो वाइटामिन ने जो टर्म है ये 1912 में कैसमीर फंग ने दिया था। और वाइटामिन हमारे 2 फॉर्म में इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो वाटर सेल्युबल जो पानी में घुल जाते हैं, B और C होते हैं, और जो वसा में दैट इज़ फैट में घुल जाते हैं, ADEK, ठीक है, जिसको हम कीड़ा करके भी याद कर सकते हैं, BC और ये कीड़ा, इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो A से लेके हमारे K तक हैं, जिसमें कि ABCDE है, देन उसके बाद सीधा K है, ठीक है। FGH है, इस तरह से नहीं है। और ये डिस्कवरी के हिसाब से नहीं, A पहले डिस्कवर हुआ था, देन B, देन इस तरह से सो ऑन। तो A की अगर बात करेंगे, साइंटिफिक नेम इसका रेटिनॉल है। डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात में नहीं दिखता है, तो ऐसे याद कर लो, रात में नहीं दिखता है। रेटिनॉल से ज़ेरोप्थैल्मिया हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ आइज़ भी हो जाती है, ठीक है। सोर्स अगर बात करेंगे तो कैरेट है, मैंगो है, एप्पल है और पपाया, ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। विटामिन B के टोटल 8 कॉम्प्लेक्सेज हैं, B1 से लेकर B12 तक 8। B1 थायमीन, इसका ये साइंटिफिक नेम लिखा हुआ ऊपर, और नीचे डिजीज़ क्या होगी उसकी डेफिशिएंसी से। थायमीन और डिजीज़ बेरी बेरी।
राइबोफ्लेविन डिजीज़ नहीं पढ़नी है। B3 नाइसिन या नाइसिनामाइड डिफिशियंसी पेलाग्रा, ठीक है, पेलाग्रा होती है, इसको 3D डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। 3D क्यों बोलते हैं? 3D इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे डिमेंशिया दैट इज़ लॉस ऑफ मेमोरी होता है, डर्मेटिटिस दैट इज़ स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, और डायरिया हो जाता है, ठीक है, डायरिया। चलो, देन विटामिन B5 की अगर बात करेंगे, पेंटोथेनिक एसिड, B6 पीरिडॉक्सिन या पीरिडॉक्सामीन, देन B7 बायोटिन, इसको विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, विटामिन B9 या B11 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन, और इसकी डिफिशियंसी से परनीशियस, ठीक है, परनीशियस अनीमिया होगा, परनीशियस अनीमिया, ओके। विटामिन C साइंटिफिक नेम है स्कॉर्बिक एसिड, डिफिशियंसी से स्कर्वी और ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है। सोर्स इसके जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं लाइक लेमन, आंवला, ये सब होते हैं। विटामिन D जिसको कि हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, एंड जिसको कि हम इस नाम से भी जानते हैं कि ये एक हार्मोन के तौर से भी किसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है। अब इसके भी फॉर्म होते हैं D2 D3, तो D2 होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 होता है कॉली कैल्सीफेरॉल। यूजुअली ज़्यादातर लोगों में विटामिन D3 की डिफिशियंसी होती है, ठीक है, तो इसको चेक करवा लेना चाहिए कि भाई कहीं विटामिन D3 और साथ ही साथ जिसमें D3 होता है तो विटामिन B12 की भी डिफिशियंसी जनरली देखने को मिलती है, तो ही इसमें डिफिशिएंट अगर आप होंगे तो फिर आपको थकान बहुत ज़्यादा और ये सब इस तरह से लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और बाकी इसकी कमी से, डिफिशियंसी से रिकेट्स तो होता ही है, प्लस ऑस्टियोमलेशिया जहाँ आपकी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस जहाँ पर आपकी बोन्स में पोर्स टाइप आ जाते हैं, छिद्र टाइप आ जाते हैं, ओके। विटामिन ई, तो विटामिन ई नोन एज टोकोफेरॉल, ये हो गया आपका एर्गो कैल्सीफेरॉल और कॉली कैल्सीफेरॉल, और ये है आपका टोकोफेरॉल, ठीक है। डेफिशिएंसी से एंटी स्टेरिलिटी हो जाती है, जिसको बांझपन हिंदी में बोलते हैं। और सोर्स की अगर बात करेंगे तो स्प्राउट्स अच्छे सोर्स होते हैं इसके। विटामिन के स्टैंड्स फॉर कोलाजन, ठीक है, कोलाजन इस तरह से याद करो, या फिर कोलाजन नहीं, सॉरी, कोगुलेंट, ठीक है, कोगुलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ थक्का जम जाना, के, तो ये जो होती है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अगर कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कि अगर कहीं चोट लगी तो ब्लड तुरंत फ्लो होता रहेगा, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ फाइलोक्यूनॉन, ओके। इसके भी वैसे डिफरेंट फॉर्म होते हैं, K1 K2 इस तरह से आता है, ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखो फाइलोक्यूनॉन होता है, ठीक है। टाइप की अगर बात करेंगे तो वाटर सॉल्युबल, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, ओके। मिनरल पे आता है, तो मिनरल कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल है। कैल्शियम की अगर डिफिशियंसी हो जाएगी आपकी बॉडी में तो आपकी बोन हेल्थ ख़राब हो जाएगी, टूथ जो इशू है वो आपको होने लगेंगे, ठीक है। आयोडीन की कमी होगी तो आपको घेंगा रोग हो जाएगा, दैट इज ग्वाइटर, क्योंकि ये हमें नीडेड होता है, जो थायराइड हार्मोन होता है उसके सफिशिएंट रिलीज़ के लिए, वो रिलीज़ नहीं होगा तो फिर हमें जो हमारा गला है, नेक है, वो काफ़ी मोटी हो जाएगी, जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं, घेंगा बोलते हैं, ठीक है। आयरन की डिफिशियंसी से अनीमिया, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी, मैग्नीशियम से क्या होता है, मैग्नीशियम आपका मेटाबॉलिज्म और बोन हेल्थ को ये भी सपोर्ट करता है। इसी तरह जो पोटेशियम होता है ना, ठीक है, चलो वो तो छोड़ दो, लेकिन ये सब मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब काफ़ी ज़्यादा बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। देन जिंक की अगर बात करेंगे, और मतलब ऐसा मत समझना सिर्फ इतना ही मिनरल होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये तो कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंट डजन मीन कि बाकी हमारी हेल्थ पर्सपेक्टिव से और नहीं। सोडियम, पोटेशियम ये सब जो हमारा हार्ट है उसकी सही रिदमिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो हर मिनरल का कुछ ना कुछ काम होता है। जिंक की अगर बात करेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, जैसे कि अभी हम कोलेजन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कोलेजन अगर आपकी बॉडी में अगर विटामिन C की कमी होगी तो फिर कोलेजन उतनी आप कितना भी लोगे तो उतना अच्छे से ये मतलब एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अगर बढ़िया एब्जॉर्प्शन चाहिए तो जो लोग कोलेजन लेते हैं अलग से सप्लीमेंट, तो विटामिन C कभी कोई ना कोई सोर्स लेते हैं, सो दैट कि अच्छा से वो क्या हो, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो हमारे प्रोटीन होते हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जिनको कि हमें कंज्यूम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। ये होते हैं आपके, आप देख सकते हो, ठीक है, ये एसेंशियल वाले हैं और ये नॉन एसेंशियल वाले हैं, क्लियर। आप देखेंगे ये 5 हैं और ये 4 हैं, 9 आपके एसेंशियल होते हैं और 11 आपके नॉन एसेंशियल होते हैं, टोटल 20 आपके अमीनो एसिड्स होते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड आप देख सकते हो यहाँ पे, और नॉन एसेंशियल वाले ये हैं। फैट मैन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर इन सबके यूजेस भी लिखे हुए हैं, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आए हैं, प्री में भी आया और CGL जो मेंस हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 20
18 वाले में नहीं, 20 वाले में आया था ये, ठीक है। कौन सा था उससे पूछा तो उन्होंने याद नहीं, इसीलिए मैंने फैट मैन वो सारे सबके यूजेस डाल दिए, तो एक बार देख लेना, या अगर आपको अलग से सर्च करके देखना हो तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। देन आते हैं इस पे न्यूट्रिशन पे। तो न्यूट्रिशन में बात करेंगे, दो फॉर्म का होता है, एक तो ऑटोट्रॉफिक, हीटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होता है जहाँ पर खुद से खाना बनाना होता है, खुद से आप अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हो। हीटोट्रॉफिक क्या होता है, आप दूसरे से न्यूट्रिशन डिराइव करते हो। अगर आप डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हो, जैसे कि फंगस, ईस्ट या कुछ बैक्टीरिया करते हैं, जो चीज़ सड़ रही होती है, इससे हमारी ब्रेड जो है डीके हो रही है, तो उसमें अपना खाना ढूंढता है कौन, फंगस। तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब है डेड और डिकेइंग मैटर में अपना न्यूट्रिशन देखना, ओके। देन पैरासिटिक, परजीवी बोलते हैं इनको, जो दूसरों का मतलब खून चूसते हैं एक तरह से, ऐसा मान लो, ठीक है। ये तो क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ सड़ रही है तो उसको अपना खाना बना रहे हैं। ये जिंदा चीज़ जो अच्छी खासी है उसी को ही उसी से खून चूसते हैं, जैसे कि कैसकटा हो गई, ठीक है। अब कैसकटा हो गई, कैसकटा हमारी बेल होती है, तो दूसरे का न्यूट्रिशन लेके वो ऊपर 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 इस तरह से चढ़ती है, दूसरे का जो ग्रोथ है उसको हैम्पर करती है। प्लाज्मोडियम हो गया, निमाटोड्स हो गए। निमाटोड क्या होते हैं, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में है ना, अगर आपको याद हो राउंड वर्म किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एस्चेलमेंथिस भी इनको बोलते हैं। सीडोसिलोमेट होते हैं, याद है, सिलेंड्रिकल बॉडी। तो यही इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन में बैठते हैं और इंटेस्टाइन को धीरे धीरे क्या करते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, यानी कि ये दूसरे के बल पे ग्रो होते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचा के। होलोजोइक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहाँ पर कोई खाना अंदर लेता है और एक्सक्रीट कर देता है बाहर, जो भी वेस्ट होता है, जैसे इंसान, जैसे अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा है ये, ठीक है, ये इसको फूड कुछ दिखा पार्टिकल, तो ये इस तरह से अपने फॉल्स फीड करके इस तरह से एक्सटेंड करेगा, जिसको सीडोपोड बोलते हैं। इसको अंदर ले लेगा, फूड वैक्यूल अंदर क्रिएट हो जाएगा, इस मान लो इस तरह से फूड वैक्यूल क्रिएट हुआ, और जो भी बाहर निकालना है वो बाहर निकाल देता है। दिस इज़ होलोजोइक, जहाँ पर खाना आप अंदर डाल रहे हो अपने बॉडी के, दैट इज़ होलोजोइक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड, हमने हीटोट्रॉफिक तो देख लिया, हीटोट्रॉफिक में हम ह्यूमंस वगैरह सब आते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में हमारे आते हैं प्लांट्स, या फिर जो हमारे जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक है। ये तो टेरेस्ट्रियल हो गए, टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी कि जो हमारे स्थली यानी कि जो ज़मीन पे लगे हुए हैं, पानी के अंदर आप जाएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन देखने को मिलेंगे। तो ये सब क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, जहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर ये आपका बना देते हैं अपना ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। अब ये ध्यान रखना होता है कि ये जो अपना खाना स्टोर करते हैं, दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हाँ, स्टार्च क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि जब हम खाते हैं तो जो हमारा लार होती है, सेलेवरी अमाइलेज होता है, वो इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक करने का काम करता है, ओके। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। अब ये रिएक्शन होती कहाँ पे, तो ये रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट के तहत। प्लास्टिड के हमने 3 प्रकार पढ़े थे, अगर आपको याद हो, प्लास्टिड के 3 प्रकार पढ़े। तो प्लास्टिड के पास खुद का क्या होता है, खुद का DNA और राइबोसोम होता है, ओके। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। वैसे तो कभी कभी हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्रोमो, ठीक है, और ल्यूको। क्रोमो मतलब कलर, अब क्लोरो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल होता है इसलिए ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें क्लोरोफिल होता है इसलिए वो ग्रीन कलर का होता है। और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम मेटल होता है, और ये क्या करता है, जब लाइट पड़ती है तो जो ब्लू और जो रेड है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो ग्रीन लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसलिए हमें पेड़ ग्रीन अपीयर होते हैं जहाँ जहाँ ये आपका क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल की वजह से उसकी ग्रीनरी आती है। तो प्लास्टिड में 3 प्रकार पड़े थे, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरो जहाँ पर क्लोरोफिल है, खाना बन रहा है, ल्यूकोप्लास्ट जहाँ खाना स्टोर हो रहा है। ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 प्रकार पड़े थे, एल्यूरो जहाँ प्रोटीन स्टोर हो रहा है, एमाइलो जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है, और एलाइयो जहाँ पर फैट स्टोर हो रहा है। और क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा था, कलर प्रोवाइड कर रहा था, ओके। अब ये प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट में जब हम आएंगे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में आ गए, प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है। और अच्छा बताओ कमेंट में, कौन और ऐसा सेल ऑर्गेनेली होता है जिसके पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये है आपके थाइलाकॉइड, इस तरह से जो आपको दिख रहे हैं, इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, डिस्क शेप के स्ट्रक्चर, इनको थाइलाकॉइड बोलते हैं। ये थाइलाकॉइड का पूरा जो बंडल है उसको ग्रेना बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, ग्रेना, ग्रेना, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर आपकी लाइट रिएक्शन होती है, ग्रेना में आपकी लाइट रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा, ये फ्लूइड जो भरा हुआ है, इसको बोलते हैं, यहाँ ये आपका, यहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, ग्रेना में लाइट रिएक्शन।
अब ये जो केल्विन साइकिल है विच इज़ अ पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज लाइट की इंडिपेंडेंट होती है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है, और ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। पहले एक चीज़ यहाँ पर नोट करना हो, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है, जहाँ मतलब ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लाइट क्या है, लाइट करती है, इट स्प्लिट्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और ये स्प्लिट करती है वाटर को। और लाइट जो इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, दैट इज जो डार्क रिएक्शन होती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। उसको केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। अब हमारे लिए तो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ओके, एंड माइक्रो होता है माइक्रो एंड मिनरल। इनके लिए, प्लांट के लिए क्या मैक्रो होता है, तो प्लांट के लिए मैक्रो होता है क्या, प्लांट के लिए मैक्रो होता है NPK। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, NPK, ओके, CHO, NPK CHO, और सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सल्फर, मैग्नीशियम, सिलिकन, यहाँ से सिलिकन हटा लेना, ठीक है, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, NPK CHO और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। बाकी जितने हो जाएंगे आपके, यानी कि NPK CHO, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को छोड़ के बाकी जितने मिनरल हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएंगे। तो बस आप मैक्रो याद कर लो, माइक्रो याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो मैक्रो नहीं वो माइक्रो होगा, सिंपल, ठीक। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है फाइनली ख़त्म। अब आपको क्या करना है, आपको पता है, लिटिल बॉय से लगाने हैं क्वेश्चंस, और अगर आपको रिवाइज करना है तो आप स्पॉटिफाई से रिवाइज कर सकते हैं, ऑलराइट। एंड कितना क्या स्कोर आता है आपका वो ज़रूर मेंशन किया करिए लेवल 1 और लेवल 2 में। अभी आपका क्या बोलते हैं, रेलवे की NTPC के आंसर क्या आ गई है उसका भी देखो, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं जल्दी बताऊँगा, ओके। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद।